नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आप लोगों को गणित पढ़ाई जाती है। तो इसमें अगर आपका भी टारगेट अगर जो 2026 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें आपका भी टारगेट है 95 या 97 नंबर लेने का, तो हमारी इस रिवीजन सीरीज से जुड़ें। और फिर उसके बाद अभी तक हम 2025 का जितने भी को पेपर हो गए थे, इसमें 7 सेट, उन सातों का टिक मार्का हम करा चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2024 का पहला सेट, जिसमें के 20 क्वेश्चन जो टिक मार्का आते हैं वो करेंगे। और उसके बाद आइए देखते हैं, ये शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो का। तो इसमें कह रहा है कि सेट नंबर कौन सा होगा। सेट नंबर पहला 2024 का 822 और एचबी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात, एक त्रिघात बहुपद में अधिकतम, त्रिघात बहुपद कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होंगे। यहाँ पे कभी ये भी पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक होंगे। ये भी पूछ सकता है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। तो अगर ये सब चेक करना होगा तो त्रिघात कहा है तो इसका मतलब उसके 3 शून्यक होंगे। अगर चतुर्थ घात कहता तो उसके 4 शून्यक होते। अगर द्विघात बहुपद कहेगा तो उसके 2 शून्यक होंगे। अगर रैखिक बहुपद कहेगा तो उसके 1 शून्यक होंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि द्विघात मतलब इसके 3 मान निकाल सकते हैं अगर वो समीकरण होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही कह सकते हैं, अगर द्विघात बहुपद बनाया जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ये द्विघात बहुपद का मानक समीकरण है, या फिर कह सकते हैं मानक रूप है। तो इसमें देखो तो अधिकतम घात द्वि है, तो इसलिए इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 2। अगर यही लिखा होता ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स प्लस डी, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। और इसमें अधिकतम घात देखेंगे तो 3 है, इसलिए इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक होंगे। और ऐसे ये भी लिखा जा सकता है कि a की पावर 4, फिर यहाँ पे b की पावर, यहाँ पे b x की पावर 3 और प्लस सी एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद डी एक्स और प्लस का फिर यहाँ पे e लगा देंगे, तो ये चतुर्थ घात हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी, इसके 3 होगी और इसके 2 हो जाएंगे। और रैखिक वाला होगा तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा ए एक्स प्लस का बी, इसके 1 शून्यक होंगे। तो इस तरीके से मतलब हम एक क्वेश्चन के साथ साथ पूरे क्वेश्चन करते जाएंगे, उससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको लिख लेना कि ये लिख लेना, बाकी ये तो इसका आंसर हो ही गया है। अगर त्रिघात की बात करेगा तो ये वाला इसमें फॉलो होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक होंगे। दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, दूसरी सवाल में कह रहा है कि संख्या दिया है 140, संख्या दे दिया है 140 और इसमें कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और करने के बाद इसमें कौन सा सही आएगा। तो इसका एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने से ज्यादा बेहतर रहेगा, वो कहीं पे भी और कोई नहीं बताएगा कि इसमें और क्या कर सकते हैं। इसको हमको अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। इन जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन का गुणा करा लो, और जिस ऑप्शन का गुणा कराने पे 140 बन जाए वही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे अगर इसका गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूने 14, या तो फिर ऐसे कर लो 2 और गुणे का यहाँ पे 25 हो जाएगा और गुणे का यहाँ पे 7 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो गया और 7 पचे 35, 350 हो गया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद इस वाले का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 दूने 14 और 14 पंजे होता है 70। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको कितना चाहिए, 140। अगर यहाँ पे कराएंगे तो ये आ जाएगा 4, इसका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुणे फिर इधर रखेंगे कितना 5 और गुणे का 7, यहाँ पे 4 पंजे 20 आ जाएगा और गुणे का यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 दूने 14 मतलब 140। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं करना है ऐसे तो यहाँ पे ऐसे गुणनखंड कर लो, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितने से काट देंगे, 3 से या 5 से काट देते हैं, 5 से 35, फिर यहाँ पे 7 से काट देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे का 5 गुणे 7। ये दूसरा तरीका था। अगर आप लोगों को उसमें लघुत्तरी प्रश्न में अगर इसके लघुत्तरी में आता है नीचे लिखने के लिए, तब हम ऐसे करेंगे जैसे अभी ये बता रहे हैं। और नहीं तो अगर ऑप्शन से आता है तो ऐसे ही क्या कर लेना, सब ऑप्शन को चेक कर लेना गुणा करा के, इसमें किसका आंसर क्या आ रहा है 140, वही लगाओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेष फल में संबंध होंगे। तो इसके 4 ऑप्शन लिखे गए हैं,
लेकिन हम केवल 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, एक जो आंसर है, बाकी 2 ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं। तो इसमें ये कह रहा है ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, इसको तो याद करना पड़ेगा हमें। हम इसको याद करके रखेंगे कि यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? भाज्य, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको याद करे रहेंगे तो 4 ऑप्शन में देगा और नीचे आगे पीछे कर देता है, तो इसके एक आंसर सही रहेंगे जो अगर हम इसको याद करे रहेंगे तो। यहाँ पे सबसे पहले भाज्य, फिर भाजक, फिर गुणे भागफल और फिर उसके बाद प्लस शेषफल। ऐसा तुम लोग इसको नोट आउट कर लेना, फिर उसके बाद लिख लेना, या तो अपने अनुसार में ही इसको लगा लेना। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले देखेंगे 5, उसके नीचे फिर देखेंगे 4। तो आगे 5 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। माइनस का 5 पहला पद दे दिया है, दूसरा पद दे दिया है माइनस का 1, फिर दिया है 3, फिर 7 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब होता है डी का मान बताइए। तो डी का मान बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डी बराबर होता है a2 माइनस का a1। a2 का मतलब यह होता है कि इसका दूसरा पद क्या होगा, और इसका a1 का मतलब होता है इसका पहला पद क्या होगा। तो यहाँ पे रखेंगे d बराबर, इसका दूसरा पद कितना दिया है? -1, और पहला पद दे दिया है माइनस का 5, तो यहाँ पे लगा देंगे -5। और जैसे ही इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहले तो ये d, अंदर इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी सही होगा, जिसमें दिया है 4। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 4 में ये समीकरण दे दिया है, रैखिक समीकरण। x प्लस का 2y प्लस का 5 बराबर का 0, और फिर उसके बाद माइनस का 3x और माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर का 0। कह रहा है ये समीकरण के युग्म का हल होगा या फिर के हल होंगे। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन में दे दिया है, इसके अद्वितीय हल होंगे, या 2 हल होंगे, या फिर क्या कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको जांचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 कंडीशन बनती है, ये तीनों कंडीशन हम नीचे लिख दिए हैं। तो इसको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, जैसे कि हम बताए थे कि 10 पेज का या 5 पन्ने का एक ऐसे पेज निकाल लेना। निकालने के बाद उसमें एक तरफ स्टेपलर मार देना। स्टेपलर लगा दोगे तो उससे ये होगा कि हम इसको कभी भी, जब भी हम एक बार अपना मतलब टेस्ट करने जाए, हफ्ते में एक बार उसको पढ़ते रहो, जो खुद से बनाए रहो। जैसे कि यहाँ पे हम बता दिए ना कि इसको अब तुम लोग को नोट्स में उस जो बता रहे हैं ना 10 पेज की, उसमें इसको लिख लेना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो अद्वितीय हल होगा, अगर ये कंडीशन रही तो कोई हल नहीं होगा, अगर ये कंडीशन रही तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो फिर उसके बाद इसको चेक कैसे करेंगे कि कंडीशन कौन सी है? तो यहाँ पे जो इसके आगे लिखा रहेगा, इसके आगे, तो ये हो जाएगा a1, और जो इसके आगे लिखा रहेगा वो b1, जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो c1, और जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो a2, ये हो जाएगा a2, और इधर जो लिखा रहेगा वो b2, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो c2 हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें सबका मान रखते हैं निकाल के। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे, पहले पहली वाली कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली। तो इसमें कह रहा है कि a1, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि इसका मान 1 है, यहाँ पे 1 रख लेंगे, और नीचे फिर a2 का मान दे दिया है -3, तो यहाँ -3 रख लेंगे। फिर उसके बाद इधर दिया है 2, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, और फिर उसके बाद इधर दिया है -6, तो ये -6 रख लेते हैं। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो -1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस का। ये दोनों बराबर है तीसरी कंडीशन पे। ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें हम नहीं कर सकते, ये अद्वितीय हल होगा। फिर उसके बाद c1 का मान देखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1, इधर प्लस का 1 आएगा c1 का मान, और c2 का मान आ जाएगा कितना? 5 दिया है, तो यहाँ पे ये रखेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये बराबर नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ये वाला कह रहा है कि इसके कोई हल नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसके कोई हल नहीं है। तो इसमें देखो कौन से ऑप्शन में ये लिखा है कि इसके कोई हल नहीं होंगे। ये पहले वाले में अद्वितीय लिखा है, दूसरे वाले में 2 लिखा है, तीसरे वाले में अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला हो जाएगा, जो कि इसमें लिखा ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई हल नहीं। यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कोई हल नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c बराबर का 0 का विविधकर होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये डायरेक्ट सूत्र होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? विविधकर d बराबर होता है
बी स्क्वायर माइनस का 4ac। उस शॉर्ट नोट्स में इसको भी कहीं ना कहीं लिख देना, ताकि हम इसको बार बार ये रिवीजन करना रहेगा, और हर बार हफ्ते में कम से कम इस नोट्स को एक बार अगर रिवाइज कर लोगे तो वो ज्यादा रहेगा। मतलब क्या कहते हैं, डेली उसे तो पढ़ते रहो तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी एक हफ्ते में अगर एक बार भी पढ़ते रहोगे तो एक महीने में 4 बार पढ़ाएगा। और गणित में हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर या 95 98 ना मिल पाए। हम उसी के लिए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तुम लोग को। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर माइनस का 2ac दे दिया है, तो ये नहीं होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है बी स्क्वायर प्लस का 4ac दे दिया है, यहाँ प्लस नहीं होता माइनस होता है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। और ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें बीच में प्लस दे दिया है, माइनस होता है। तो आगे देखते हैं फिर अगली सवाल 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है दो बिंदु दिए हुए हैं 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1 के बीच की दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। ये कई बार सवाल में कर चुके हैं, 2025 में कम से कम 3 सेट में ये सवाल आ चुकी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। वो सूत्र कौन सा होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना करना पड़ेगा। और इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, x1 का मान क्या आएगा, तो x1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 2, y1 का मान क्या आएगा, यहाँ पे y1 का मान आ जाएगा 3, x2 का मान आएगा कितना, यहाँ पे 4, y2 का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना 1। इसका मान जब रखेंगे तो ये d बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर x2 का मान 4, x1 का मान कितना आ जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान आ जाएगा 1, y1 का मान आ जाएगा कितना 3, और इनका कर देंगे होल स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा d बराबर अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे d बराबर आएगा, इसको और करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 आएगा। इनको जोड़ देंगे तो d बराबर आ जाएगा 8। और इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताए हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 बार ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8। और अंडर रूट के अंदर कहीं पे भी अगर 2 रूट लिखा रहता है तो उसको एक बार हम बाहर लिखते हैं, और ये अंडर रूट में ही पड़ा रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। हम यही चाहते हैं कि हर एक पागल से पागल इंसान को भी गणित समझ में आ जाए। हम इसीलिए इस अपने चैनल को या फिर इसकी शुरुआत हम किए हैं। तो आइए देखेंगे इसके आगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का यम बराबर 0 है के मूल बराबर होंगे तो यम का मान बताइए। इसके लिए भी हमको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। जब मूल बराबर कर देता है तो d का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, d बराबर हम लोग लेते हैं 0। तो यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद फिर d बराबर 0 का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ d का मान रखेंगे, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र यही लगाते हैं, इसके पहले वाला जो लगाए थे विविधकर के लिए। तो यहाँ पे d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा इसके बराबर ये होता है, लेकिन इसके बराबर हमको क्या करना पड़ेगा 0। ये 0 कब करेंगे, जब ये कहेगा कि इसके मूल बराबर होंगे। जब कहेगा मूल बराबर हैं तो हम d बराबर 0 ले लेंगे, और उसके बाद इतना ही केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे a का मान कितना आ जाएगा, इसका मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। लिखेंगे इससे तुलना करने पर, अगर 2 नंबर की सवाल आती है तो उसमें लिखेंगे इस समीकरण से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा माइनस का 12, और c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे c बराबर देखेंगे तो यम आ जाएगा, और इसका मान यहाँ पे रख देना है। तो b का मान दिया है माइनस का 12, यहाँ 12 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का, फिर उसके बाद लिखेंगे 4, a का मान कितना दे दिया 3, और c का मान कितना दे दिया यम, और बराबर का हम कर लेंगे क्या 0। यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, यहाँ से हमको यम का मान निकालना है। अब 12 का स्क्वायर हमको पता है कि कितना हो जाएगा 144, और माइनस इसको गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे आएगा यम बराबर का हो जाएगा 0। और इसको हम भेजेंगे कहाँ, उधर, इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे आएगा 144 और बराबर का इधर आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे आएगा यम, और इसको काटेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है तो 12 बार जाएगा, यम का मान कितना आ जाएगा 12। जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ये कह रहा है कि इसका मान 12 आएगा। इस तरीके से अगर सॉल्व करके हल करेंगे तो मतलब कि अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे ही अगर करेंगे तो फिर इसका आंसर भी नहीं लगा सकते कि क्या आएगा, और जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे, हल नहीं करेंगे तो। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। इसमें क्या करना है,
9 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज दे दिया है जो कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा कितना दे दिया है 2a। इस पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या कहेगा, एक त्रिभुज बना देगा और उसके बाद कहेगा ये समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इसकी प्रत्येक भुजा 2a, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a दे दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको a दे दिया और इसको b कह दिया और इसको c कह दिया। अब कह रहा है इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए, ये लंब जो है इसकी लंबाई बताइए। तो हम इस वाले पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इस वाले पॉइंट को हम कह देंगे d। और इस भुजा की लंबाई अगर 2a है तो इसका आधा जो होगा तो वो a आ जाएगा और इसका आधा जो होगा वो a आ जाएगा। एक बार इस पे सवाल और बनती है, वो एक सवाल और क्या बन जाती है, वो सवाल कहेगा इसमें 2a दे दिया है लेकिन उसमें भुजा का मान a अकेले देगा, 2a नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब a देगा तब भी यही लगाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, जब 2a देगा तब भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसका मान हमसे पूछा है, इसका मतलब ये इस पे लंब होगा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये इस पे लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और अगर ये इस पे लंब होगा तो इधर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। और ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के, जिधर से मन करे उधर से लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। अब उसके बाद किसी एक को थीटा मान लो, इधर मान लेंगे थीटा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, तो हम इसको मानेंगे लंब। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, आधार। और आधार का मान हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यच, क्योंकि ये ऊंचाई है इसीलिए हम इसको कह देंगे यच। तो हमको ये कर्ण सूत्र बताता है पाइथागोरस प्रमेय, अगर जहां पे किसी त्रिभुज में 90 डिग्री अगर एक कोण बनता है तो वहां हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। वो कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यहाँ पे रख लेंगे। फिर उसके बाद कहता है आधार का स्क्वायर, फिर यहाँ पे रख लेंगे आधार का स्क्वायर कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ण का मान कितना दे दिया है 2a, तो यहाँ पे रख लेंगे 2a का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर यहाँ पे लंब का मान दे दिया है a स्क्वायर और प्लस यच का मान कितना दे दिया है, यहाँ पे कह देंगे इसका आधार का मान दे दिया है यच का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर है ही और प्लस का यच का स्क्वायर। हमको यच का मान चाहिए, इसको इधर भेज दो तो यहाँ पे यच स्क्वायर बराबर आएगा 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर में अगर घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3a स्क्वायर। और इसको उधर भेज देंगे तो जब भी ये उधर जाता है ना तो ये पलट जाता है। पलट जाने का मतलब क्या होता है कि जो चीज नीचे लिखा रहेगा ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर लिखा रहेगा वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे यच बराबर इसको जब इधर से उधर भेजेंगे तो 3a स्क्वायर, लेकिन इसकी पावर में क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। और जैसे इसका अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे यच बराबर आएगा 3 की पावर 1/2 और a की पावर 2 और इसकी भी पावर 1/2, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा यच बराबर इसका मान, किसी की पावर 1/2 लिखा रहे तो उसका मान होता है रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा a। जो ऑप्शन इसका सही होगा वही हम लोग आंसर लगा देंगे। तो √3a कहाँ दे रहा है, √3a, तो ये हो गया √3a, ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। अब देखेंगे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब अगर इसकी भुजा का मान a दे देगा तो यहाँ पे हमको क्या रख लेना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे क्या कर देना है a/2 रख लेना है, यहाँ पे a रख लेना है। फिर उसके बाद इधर भेजेंगे, फिर यच का मान निकलेगा, रूट से बाहर निकाल देंगे। तो इससे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये नहीं तो तुम लोग इसको होमवर्क में लिख लो और इसको तुम लोग करके इस पे कमेंट कर देना ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पे a लिखा है, ये भी a लिखा है, ये भी a लिखा है और इसको a b c कह दिया। अब ये पूछ रहा है इसकी लंबाई बताइए, इसको d कह दिया। सेम टू सेम यही सूत्र लगाना है और इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10 अब देखेंगे हम लोग। 10 नंबर में क्या कह रहा है, ये सारणी दे दिया है और उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि माध्य बताइए। समांतर माध्य कहेगा या माध्य कहेगा तो बात एक ही हुई। तो इसमें पूछ रहा है कि माध्य बताइए, इसका माध्य कितना होगा। तो अगर इस तरीके से सारणी दे देता है और उसके बाद माध्य पूछता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसमें सूत्र क्या होता है इसके लिए, इसको ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे समांतर माध्य के लिए, तो ये हो जाता है माध्य को ऐसे लिखते हैं यक्स की पावर बार। यहाँ पे होता है सिग्मा एफ आई और उसके बाद यक्स आई और फिर उसके बाद नीचे हो जाता है सिग्मा एफ आई। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसको हम सही से लिखेंगे। सही से लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कर लेते हैं इसको एफ आई कह देते हैं। जो बारंबारता होती है, जहाँ कहेगा बारंबारता दिया रहेगा उसको हम कहेंगे एफ आई। तो बारंबारता ये दी है, इसका पूरा मान यहाँ पे एफ आई वाले में लिखेंगे। फिर हमको ज्ञात करना पड़ेगा यक्स आई और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मध्यमान।
मध्यमान का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ने के बाद जब आधा करेंगे तो जो मान निकलता है उसको हम कहते हैं मध्यमान। और फिर उसके बाद अगर इन दोनों का गुणा करा देंगे एफ आई और यक्स आई का, तो ये बन जाएगा क्या, एफ आई एक्स आई। और इनको सब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा और एफ आई। और फिर उसके बाद जब इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा सिग्मा एफ आई और यक्स आई बन जाएगा। हमको इतना प्रक्रिया करना है, दो मान निकालना है, ये दोनों मान निकालने के बाद यहाँ पे रख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे पहले इसका मान रख देते हैं, तो ये दिया है 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है फिर ये 2, और फिर उसके नीचे दिया है 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 दे दिया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया, 4 का आधा किए 2 आ गया। और फिर उसके बाद 5 में 3 जोड़े 8 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 5 12 हो गया, 12 का आधा 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 9 7 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। और फिर 9 और 11 हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आधा उसका 10। इनका इसमें गुणा कराओ तो ये 6 बन गया, इनका इसमें गुणा कराओ 8 बन गया, ये 6 चौक 24 बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे 8 दूना 16 बन गया, और 10 तिहाई 30 बन गया। इन सबको जोड़ देते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 5 5 10, 10 4 14, इसका मान आ जाएगा 14। और इनके अगर इनका जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 30 60 हो गया, 60 20 80, 4 84 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस पे अब रख दो, तो इसका मान आया था 84 और इसका मान आया था 14, तो 14 छंग 84 होता है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये टिक मार का सॉल्व करना है। अगर वैसे रहेगा तो पूरा ग्राफ इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सही से इधर वर्ग अंतराल भी लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, फिर उसके बाद तब जाके ये एक चीज हम इसमें नहीं लिखे हैं, ये चीज इधर नहीं लिखे हैं, ये टिक मार का सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10 नंबर, जिसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि साइन दिया है और उसके बाद बगल में 27 डिग्री दे दिया है, फिर उसके बाद कॉस दिया है, उसके बाद 63 डिग्री दे दिया है। जब कभी भी ऐसा मान देता है साइन और फिर उसके बाद यहाँ नीचे उसी को उल्टा कास दे दे, साइन को उल्टा कास नहीं होता, लेकिन साइन के जस्ट बगल साइन कास में बदलता है, कास साइन में बदलता है। तो अगर ये ऐसा दे देता है तो इसका मतलब ये याद रखना, ये चीज ध्यान देना, और प्लस ये चीज, इसमें इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री अगर बन जाता है तो समझ लो कि इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको ये याद रखना है बस कि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है और कॉट टैन में बदलता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदलता है। अगर ऐसा ऊपर नीचे लिखा हुआ मिल गया और दोनों का योगफल कितना हो जाए 90, अभी जोड़ेंगे 7 3 10 8 1 9, 90 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। अगर इसको हल करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, और फिर उसके बाद लिखेंगे 90 और माइनस का लिख देंगे कितना 63, और 90 में से 63 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। इधर लिखा है कॉस और फिर उसके बाद यहाँ पे 63, और इनको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसके स्थान पे आएगा कॉस, साइन बदलता है कॉस में, कॉस 63 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आएगा कॉस 63, तो यहाँ पे काट देंगे इसको, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1। या तो इस तरीके से कर लो, नीचे वाला भी बदल सकते हैं, जैसे मर्जी का है, इसको बदलने का तरीका बता रहे हैं। अगर ऊपर वाला बदलना है तो नीचे वाला मान घटाना 90 में से, अगर नीचे वाला बदलना है तो 90 में से ऊपर वाला मान घटा देना, तो यही हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है कि इसमें दिया गया है cos a बराबर √3/2, इसमें दिया है cos a बराबर √3/2, तो ये चेक करना है ये किसका मान होगा, फिर उसके बाद sin 2a का मान पूछ रहा है। या तो ऐसा कर लो कि a का मान निकाल लो यहाँ से, इसको भी करने के दो तरीके हैं, a का मान यहाँ से निकाल लो कि a बराबर कितना आ जाए, कितने डिग्री आएगा, तो यहाँ पे रख दो, हल हो जाए। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसमें क्या कर लेंगे, इसके बराबर एक सूत्र होता है 2 sin a और फिर उसके बाद cos a होता है। तो यहाँ पे हमको किसका मान पता है, हमको पता है cos का, तो हमको क्या निकाल लेना, साइन, साइन का मान निकाल के इन दोनों में रख के गुणा करा दो, जैसे मर्जी कहे। तो हमको यही सही लग रहा है कि a का मान निकाल लें, तो यहाँ पे कह रहा है कि cos a बराबर दे दिया है, कितना दिया है √3/2, और फिर उसके बाद यहाँ पे cos a बराबर जब यहाँ पे रखेंगे तो ये कितने का मान होता है, यहाँ पे हो जाएगा cos, और ये होता है 30 डिग्री का मान। जैसे ही cos से cos कटेगा a बराबर आ जाएगा कितना 30, और वो 30 कहाँ रखेंगे यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे 30 रखेंगे तो 30 दूना क्या हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। जहां भी ऑप्शन में लिखा होगा उसको लगाएं और आगे बढ़ें। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें सी कह रहा है, ओह गलती हो गया हमसे, यहाँ पे होना चाहिए सी, यहाँ पे होना चाहिए डी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13। 13 भी बहुत आसान है, अगर हमको सूत्र याद रहे तो हम आराम से कर सकते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या करना रहेगा, 13 नंबर में कह रहा है कि 1 +
tan स्क्वायर ए, और फिर उसके बाद नीचे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर ऐसा लिख के देता है तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। जब कभी भी ऐसा लिखे तो मतलब अगर ऐसा मिल रहा है तो इसके बराबर सूत्र होता है, और उसको आप लोग अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको भी लिख सकते हैं 1 अपान का कॉस स्क्वायर, ये पहले से ही पता है कि 1 अपान कॉस स्क्वायर होता है, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 अपान का साइन स्क्वायर। और जैसे ये लिखेंगे तो ये भिन्नों का क्या बन जाएगा, भाग, और इस चीज को यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेज देंगे तो ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए इसके बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, इसमें दिया है कि साइन 2a बराबर दे दिया है कि साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन a। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सत्य होगा जब a का मान, ये दोनों बराबर होंगे, जब a का मान क्या रख दिया जाए इसमें से कि बराबर हो जाए। पहला ऑप्शन तो ये कर सकते हैं कि इनका मान बारी बारी से यहाँ पे रख लो कि देख लो a का मान क्या रखने पर इन दोनों बराबर आते हैं। पहला रखेंगे तो ये 0 साइन 0 का मान 0 होता है, और इधर रखेंगे साइन 0 तो फिर से 0 का मान 1 होता है, और मतलब साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पे जैसे रखेंगे 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों 0 बन जाएंगे, और साइन 0 का मान होता है 0। और फिर यहाँ पे रखेंगे जब 0 तो ये भी पूरा 0 कर देगा, साइन 0 का मान 0 होता है, दोनों बराबर हो गए। लेकिन जब 30 रखेंगे तो ये 60 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। तो हमारे ख्याल से ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे, इसके मान अलग हो जाएंगे। 45 रखने पर भी अलग अलग आए क्योंकि यहाँ पे 2 लगा है, और ये 90 बन जाएगा जिसका मान होता है 1। और यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1 बटे √2 होता है, तो √2 बटे √2 बन जाएगा, और ये गलत होगा। तो हमको पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है, तो जब ऑप्शन सही मिल गया है तो उसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर नहीं, हमको हल ही करना है, तो रुको हम बताते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन 2a का सूत्र लगाना पड़ेगा। साइन 2a का सूत्र क्या कहता है, कहता है कि साइन 2a बराबर सूत्र जो होता है वो लिखा जाता है 2 साइन, अभी ऊपर भी लिखे हैं 2 साइन a cos a। इसके तीसरी नंबर शायद सवाल में ये लिखा हुआ है, कह रहा साइन 2a बराबर ये सूत्र होता है। और बराबर के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन नहीं 2 साइन a, और इन दोनों को काट देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे cos a, और बराबर का क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा। और ये किसका मान होता है, तो cos 1 बराबर होता है, ये cos 0 का मान होता है। तो यहाँ से ये कटेगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 0। ये इस तरीके से चाहे ऐसे सॉल्व कर लो जैसे मर्जी कहे। और फिर उसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसका पहले वाले 14 वाले का तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हम इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हम कौन सा लगा सकते हैं, या तो ये लगा लो थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। अगर ये नहीं लगाना है तो डायरेक्ट लगाओ 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ से हमको आर का मान नहीं पता, आर का मान निकालना पड़ेगा। आर का मान किससे निकालेंगे हम लोग, आर का मान ये जो परिधि दे दिया है इससे निकाल लेंगे। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और बराबर का क्या हो जाएगा 22। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिखेंगे 2, और पाई का मान होता है 22, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और बगल में हो जाएगा आर बराबर का यहाँ हो जाएगा 22। ये जो नीचे लिखा रहेगा वो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, जो इधर गुणे में लिखा है वो नीचे चला जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा 22, और गुणे के यहाँ पे 7, और इधर हो जाएगा 22, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये 22 से 22 कटेगा तो आर का मान कितना आ जाएगा 7/2। और जैसे इसका मान आएगा 7/2 तो वही मान हम कहाँ रख लेंगे, इस वाले समीकरण में या फिर इस सूत्र में रखेंगे, जो कि सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब इसमें रखेंगे तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, और फिर उसके बाद पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना हो जाएगा 7/2 दिया है, 2 बार रख लेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। 2 बार जब इसका मान रखेंगे 7/2, एक बार 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 बार जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर का गुणा करा देंगे तो 77, और नीचे गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, जिसमें कह रहा 77/2, और जिसका मतलब आंसर हो जाएगा 77/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल किस किस चीज का संयोजन है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसमें देखेंगे कैप्सूल को बनाने के लिए क्या क्या चीज जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक अर्धगोला जोड़ा हुआ है, दूसरा अर्धगोला इधर जोड़ा हुआ है, इधर एक बेलन है,
तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, अब देख लो, चेक कर लो कि बेलन और दो अर्धगोला किसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, दो शंकु, नहीं ये गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है, एक बेलन दो अर्धगोला, एक बेलन दो अर्धगोला, शायद यही सही है, एक बेलन दो अर्धगोला। और फिर उसके बाद कह रहा है एक बेलन एक अर्धगोला, ये गलत होगा। और फिर उसके बाद एक बेलन दो अर्धगोला, एक बेलन दो अर्धगोला, दो ऑप्शन में ऐसा ही कुछ दे दिया है, कुछ गलत है, बता नहीं सकते। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी, इसमें भी वही लिखा हुआ है, एक बेलन और दो अर्धगोला, इसमें भी वही लिखा है, एक बेलन दो अर्धगोला। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बेलन दो अर्धगोला, एक बेलन एक अर्धगोला। यहाँ पे डी वाले में कह रहा है, यहाँ पे होगा एक बेलन एक अर्धगोला, यहाँ पे ये लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। ये वाला ऑप्शन, इसका बी वाला सही है। तो फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 होना चाहिए, लेकिन 17 को हम नीचे लिख दिए हैं। तो पहले हम देखेंगे 18 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है, और उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग बताइए। जब कभी भी हमको बहुलक वर्ग याद करना हो या माध्य वर्ग याद करना हो, तो हम क्या करेंगे, बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे 19 की सबसे अधिकतम बारंबारता है, और इसके सामने वर्ग अंतराल में जितना लिखा होगा वही इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है 15 से 20, कौन से ऑप्शन में लिखा है 15 से 20, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जिसमें लिखा है 15 से 20। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, दो पासे को एक बार एक साथ उछालने पर दोनों पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिनती लिख लेते हैं। गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, गिनती हम लिखेंगे 2 से, या 1 से लिखेंगे, या 2 से, अभी दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। और उसको याद कर लेना, तो इससे जुड़ा हुआ जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सब हो जाएंगे। बस इसको लेकिन तुम लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इसको याद करना आसान भी है, बहुत सही, जल्दी याद हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेना। इसको हम बहुत विस्तार से कभी किसी दिन एक स्पेशल वीडियो में बनाएंगे इसको। तो पहले लेकिन अभी इसका आंसर कैसे हो जाए उसके लिए हम देखेंगे। तो अगर जब क्या कहते हैं, एक पासा फेंका जाएगा, तो दो पासे फेंकते हैं, तो उस पर योगफल कभी एक नहीं आएगा, क्योंकि अगर पहले वाले पासे पे एक आ गया, दूसरे पे भी एक आ गया, तो मतलब योगफल 2 आ जाएगा। तो योगफल की शुरुआत ही किससे होगी, 2 से। तो यहाँ पे योगफल 2 आएगा, योगफल 3 आ सकता है, योगफल 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, योगफल 6 आ सकता है, योगफल 7 आएगा, योगफल 8 आ सकता है, योगफल 9 आएगा, योगफल 10 आ सकता है, योगफल 11 आएगा, और योगफल 12 भी आ सकता है। क्योंकि जब दोनों पासों पे 6 आ जाएगा, 6 पहले वाले पे 6 दूसरे पे, तो योगफल 12 आ जाएगा। लेकिन 12 कितनी बार आएगा दो पासे को फेंकने पर, तो 12 एक बार आएगा। अब ये तो था कि मतलब क्या कहते हैं, हम योगफल देखेंगे, ये कैसे हमको याद होगा, तो 2 से गिनती लिख डालो, कहां तक, 12 तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे योगफल 2 कितनी बार आएगा, एक बार। 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 तक लिखने के बाद फिर इसको घटते क्रम में लिख दो, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे चेक कर लो कि इसमें क्या कहते हैं, क्या कह रहा है। ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला लिखा होगा योगफल, योगफल, और नीचे क्या लिखा रहेगा, कितनी बार वो आएगा, योगफल आने की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे 3 योगफल 2 बार आएगा, और फिर उसके बाद 5 योगफल 4 बार आएगा, 8 योगफल 5 बार आएगा, 9 योगफल 4 बार आएगा, और 10 योगफल 3 बार आएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और जब दो पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 36 हो जाती हैं। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 36, और इसको जैसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया है, 1/12, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1/12। इसको तुम लोग को याद करना पड़ेगा। हम अभी बताए थे कि 5 पेज की एक नोट्स होनी चाहिए, 5 पन्ने की या 10 पेज की। तो इसको जब उसमें लिखे रहेंगे तो ये इसको करने में बहुत आसानी रहेगा। बाकी अगर क्वेश्चन वैसे आता है तो फिर लिखो के वीआईपी तरीके से करेंगे, क्योंकि उसमें फिर ये बताना पड़ेगा कि योगफल 10 कहाँ कहाँ आ रहा है। 5 5 में आएगा, और फिर उसके बाद 6 4 में आएगा, 4 6 में आएगा, या फिर 6 4 या 4 6। यही 3 कंडीशन होगी जिसमें योगफल 10 आएगा, नहीं तो और किसी में योगफल 10 नहीं आएगा। और फिर उसके बाद इसको वीआईपी तरीके से लिख के फिर बताएंगे इतने में योगफल 10, कुल घटनाओं की संख्या 36, तब लिख करके तब हल करेंगे। लेकिन टिक मार्का है तो हम इसको याद कर लें तो जल्दी हो जाएगा। अगर यहीं से अब तुम लोग इसका आंसर बताना कि योगफल जब दो पासे को एक बार फेंकते हैं तो योगफल 12 आने की प्रायिकता क्या होगी, और योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको कमेंट करके बताना है। और योगफल 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी, योगफल 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। 4 क्वेश्चन है इसमें, इसको पहला क्वेश्चन मान लेना, इसको दूसरा, इसको तीसरा, और इसको चौथा। ऐसे करके आंसर करना कि मतलब जैसे पहले का आंसर इतना आएगा, दूसरे का आंसर इतना आएगा, तीसरे का आंसर ये आएगा, चौथे का आंसर ये आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब
20 नंबर में क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। उसमें अभी क्या कह रहा था, एक पासे को 2 बार फेंक रहा था, अब कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो पूछ रहा है कि उस पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो इसको कई बार हम कर चुके हैं, इसमें 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। या तो कहेगा उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, या तो कहेगा उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे जब इसको एक बार फेंकेंगे तो ये कुछ ऐसी घटनाएं बनेंगी। उसमें टोटल 6 घटना होती है जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। और इसमें अगर सम संख्या पूछ रहा है तो सम ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, फिर टोटल कुल कितनी घटना 6 और ऊपर कितनी घटनाएं 3। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हम नहीं लिखे हुए हैं। ये कौन सी सवाल थे, सवाल नंबर 20 थी, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है 1/4, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1/3, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1/2, फिर उसके बाद कह रहा है 1/6। अगर इसको काटेंगे तो देखेंगे 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है 17 में कह रहा है कि कुछ आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है और बहुलक, माध्य और बहुलक का मान दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसकी माध्यिका बताइए। माध्य और बहुलक दे दिया है और इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र हमको याद होना चाहिए। वो क्या कहता है कि बहुलक, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और फिर उसके बाद माइनस 2 माध्य। यहाँ पे ये सूत्र होता है। और इसमें क्या कर देंगे, हम इसका मान रख देंगे। तो इसका मान कौन कौन सा दिया है, तो माध्य का मान दिया है, बहुलक का मान दिया है। माध्य यहाँ पे 32 दे दिया है, माध्य का मान कितना दिया है 32। तो यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा 32। और फिर उसके बाद माध्यिका का मान कितना दे दिया है, माध्यिका का मान दिया है 35। तो यहाँ पे हो जाएगा 35। और फिर उसके बाद इसमें क्या पूछा गया है, माध्यक नहीं, बहुलक दिया है और माध्य दिया है। बहुलक का मान दे दिया है कितना 35। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मान पूछा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 35 तो रहेगा ही, और 32 दूने 64 होता है, इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे 35 हो जाएगा और प्लस ये इधर आएगा, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो ये 4 और ये 6 हो जाएगा और ये 3 यक्स आ जाएगा। यक्स का मान हमको निकालना है, इसको इसमें जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यक्स। और जैसे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो यक्स बराबर आ जाएगा 33। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हम नहीं लिखे हुए हैं। इसका ऑप्शन कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है कि 30 है, दूसरा कह रहा है 31 है, और तीसरा कह रहा है 32 है, और चौथा कह रहा है 33 है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसी तरीके से अगर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके 2025 और 2024 2023 के 3 साल के हम पूरा टिक मार का एक तरफ से सॉल्व कराएंगे। अगर आप भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं और आपका भी टारगेट है 95 या 98 नंबर लेना गणित में, तो हम इसको दिलाने की पूरी गारंटी लेते हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो।